सकता है और वैश्वीकरण दुनिया में संभव कैसे हुआ था। आज से अगर आप 2 दशक पहले जाइएगा तो आपको हमारे बाजार में विविधता नहीं मिलेगी। विविधता का मतलब क्या होता है, बहुव्यापी विकल्प जो है वह नहीं मिलेगा। बहुव्यापी विकल्प का मतलब होता है आप किसी दुकान में गए और आपने मांग किया कि मुझे एक घड़ी चाहिए, तो आपको दुकानदार जो है बहुत सारे घड़ी दिखा देगा। या फिर आप देख सकते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारी कंपनी के मोबाइल आ चुका है। अगर आप दुकान में मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार आपको ढेर सारी कंपनी का मोबाइल दिखा देगा, ये वाली कंपनी लीजिए, ये वाली कंपनी लीजिए। तो ये क्या है, बहुव्यापी विकल्प है, बाजार में विविधता है, जिससे आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं, ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए। लेकिन आज से अगर 20 वर्ष या 25-30 वर्ष पहले जाते तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलता। तो कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार जो है पूर्णतः परिवर्तित हो गया। कुछ ही वर्ष लगा, ज्यादा दिन नहीं लगा, कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूरी तरह से बदल चुका है और यह परिवर्तन जो है बहुत ही ज्यादा तीव्र था। तो हम समझेंगे कि यह तीव्र परिवर्तन कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे और हमारे लिए क्या यह फायदेमंद है, भारत के लिए क्या फायदेमंद था, या फिर कुछ और चीजें इस अध्याय में हम लोग समझेंगे। जब दुनिया में बहुत सारे विकल्प वस्तुओं के नहीं थे तो इसका कारण था अंतर्देशीय उत्पाद। अंतर्देशीय उत्पाद होता क्या है, अंतर्देशीय उत्पाद में होता है कि जो वस्तु का उत्पादन है, वस्तु का उत्पादन, देखिए हम अब उत्पादन को पहले समझ लेते हैं। अब चलिए मोबाइल का ही ऑप्शन लेते हैं। मोबाइल को बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल एल होगा। मोबाइल के बनाने के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए, आवश्यक सामग्री जो है वह कच्चा माल होगा। जो भी चीजें चाहिए मोबाइल को बनाने के लिए, जो भी वस्तुएं, डिस्प्ले, स्पीकर वगैरह जो भी चीज चाहिए, उसे हम क्या मानेंगे, कच्चा माल मानेंगे। या फिर उससे बनाने में जो चीज, जैसे कि स्पीकर बनाने, जैसे प्लास्टिक या वो मेटल बॉडी बनाने के लिए मेटल का जरूरत पड़ेगा, तो वह कच्चा माल में आ जाएगा। अब इस कच्चे माल को ला करके हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, मोबाइल को तैयार करेंगे। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, तैयार। और तैयार करने के बाद जो लास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोबाइल मेरा तैयार हो जाएगा, बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये कच्चा माल, तैयार माल और ये जो बीच में बनाने की प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं उत्पादन। समझ में आ रहा है ना। और बनाने की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री में होता है, कौन करता है, मशीन करता है, मशीन द्वारा होता है। तो इसीलिए उत्पादन जो था, अभी समझ में आ गया होगा आपको उत्पादन क्या बात कर रहे हैं। उत्पादन जो था वह देश के सीमाओं के अंदर होता था, यानी किसी भी देश के अंदर होता था। वह किसी दूसरे देश में, भारत का आदमी किसी दूसरे देश में जाके उत्पादन नहीं करता था और कोई दूसरे देश का आदमी भी भारत में आकर के उत्पादन नहीं करता था। पहले कहां पर होता था उत्पादन, सीमाओं के अंदर, यानी देश के सीमाओं के अंदर होता था उत्पादन। उस समय अगर कोई भी चीज देश के सीमाओं से बाहर जाती थी तो वह था केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद। अभी हमने बोला ना उत्पादन, और यहाँ पर उत्पाद लिखा हुआ है, दोनों में अंतर समझिएगा। उत्पादन मतलब बनाने की प्रक्रिया, और इसमें मेरे को फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, जो केवल हम अपने देश में ही लगाएंगे, किसी दूसरे देश में नहीं स्थापित करेंगे। हम चीजों को तैयार करके फिर दूसरे देश भेज देंगे, और यही होता है तैयार उत्पाद और उत्पादन। यानी आज से 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्पादन जो था वह देश के सीमाओं के अंदर होता था और केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही देश के सीमाओं से बाहर जाती थी। अगर भारत की बात करें तो 20वीं शताब्दी में भारत एक उपनिवेश था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो यहाँ पर क्या होता था, भारत जैसे उपनिवेशों में कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थों का निर्यात होता था और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। निर्यात का अर्थ होता है किसी भारत से, भारत का ही उदाहरण लेके बोलते हैं, भारत से दूसरे देश में वस्तुओं को बेचना निर्यात कहलाता है। और अगर भारत में या हमारे देश, यानी कि हमारे देश में कोई वस्तु आएगी तो वह क्या कहलाएगा, आयात कहलाएगा। तो यह था आयात और निर्यात। व्यापार एक ऐसा साधन था जिससे क्या होता था, दूरस्थ देश यानी कि दूर वाले देश को आपस में जोड़ने का काम करता था। यानी अगर कोई दूर दूर का देश, जैसे इंग्लैंड और भारत अगर जुड़ रहा था तो उसका मुख्य कारण था व्यापार, और कोई दूसरा कारण नहीं था। और ये जो बातें हम अभी तक किए, इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरने से पहले का युग।
यानी कि अभी तक दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वह नहीं आई है। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ जाएगी तो हमारा समाज, हमारा बाजार और ये सारी दुनिया क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब आप प्रश्न, जो पहला प्रश्न आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का युग क्या होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पहले उदाहरण पर गौर करते हैं। कहता है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी देश किसी दूसरे देश में फैक्ट्री लगा ही नहीं रहा था, किसी दूसरे देश में उत्पादन कर ही नहीं रहा था, लेकिन दुनिया में एक नई कंपनी आया जिसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया, दूसरे देशों में फैक्ट्रियां लगाना यानी उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। अब केवल कच्चा माल और तैयार माल ही दूसरे देश में नहीं जाएगा, बल्कि उस देश में वस्तुएं बनेगी भी। तो ये था बहुराष्ट्रीय कंपनियां का उदाहरण और इन्होंने क्या किया। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, पहला प्रश्न आता है कि दूसरे देशों में उत्पादन कैसे करता है या उत्पादन पर नियंत्रण कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको किसी दूसरे अनजान देश में भेज देंगे और वहां पर कोई वस्तुओं का उत्पादन करने बोलेंगे तो आपके लिए जटिल काम हो सकता है और आपके लिए महंगा सौदा हो सकता है, क्योंकि नए देश में जाने के बाद आपको वस्तुओं की कीमत का पता नहीं रहता है और आप जल्दबाजी में महंगे वस्तु खरीद लेते हैं। तो ऐसे में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वह किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इस पर बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय अथवा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है। क्या क्या चीजें स्थापित करती है, वह अपना कार्यालय स्थापित करती है और उत्पादन के लिए कारखाने कहां पर लगाती है, जहां पर सस्ता श्रम मिले यानी सस्ता मजदूर मिले, कम लागत पर कुशल एवं अकुशल श्रम दोनों उपलब्ध हो। कम लागत पर, कुशल मतलब अच्छे मेहनत करने वाले पढ़े लिखे, और अकुशल मतलब वैसे होता है जो कह सकते हैं पढ़ने लिखने वाला काम नहीं कर सकता लेकिन बल वाला काम कर सकता है। तो हो जाएगा कुशल और अकुशल श्रम दोनों मिल जाए, इजी है। वहां पर फैक्ट्री लगाता है जहां से बाजार नजदीक हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली में फैक्ट्री लगा दी है या कोलकाता में लगा दी है और वस्तु को बेचने के लिए कन्याकुमारी जाना पड़ेगा, तो ये बहुत दूर हो गया। इसमें जो यातायात साधन इतना खर्च हो जाएगा कि प्रॉफिट होगा ही नहीं, लाभ नहीं होगा ही नहीं। और इसीलिए बाजार नजदीक हो वहां पर वो कारखाना लगाते हैं। इसके अलावा उत्पादन के अन्य कारक, जो भी चीजें और भी चीजें जरूरत हो, जैसे कि पानी, बिजली, मकान, भवन, ये सारी चीजें, वो सब चीज उपलब्ध हो, तभी जाकर के एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी प्रदेश में फैक्ट्री लगाती है। जहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती है वहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां फैक्ट्री नहीं लगाती। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भी चीजें देखती है, क्या, सरकार की नीतियों पर नजर रखती है। कोई ऐसा देश है जहां पर सरकार बार बार फैक्ट्री पर पाबंदी लगाता है, टैक्स लगा देता है या फिर उस पर नजर रखता है, वैसे उत्पादन उसको करने नहीं देता है, बोलता है नहीं तुम दिन भर में 100 ही करेगा, 200 नहीं कर सकता है, 200 वस्तु नहीं बना सकता है। तो ये चीजें जो है, अगर किसी देश में सरकार की नीतियों पर नजर रखता है, यानी सरकार की नीति कैसी है, यह सारी चीजें भी कौन देखता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखता है। तब जाकर वो किसी देश में फैक्ट्री लगाता है यानी उत्पादन करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है और क्या क्या चीजें करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी दूसरे देश में जाती है तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, छोटे उत्पादकों यानी छोटा छोटा उद्योग जो वहां पर आसपास में होता है, जैसे कोई एक बड़ा सा उद्योग बनाया है, जैसे कार बनाने की फैक्ट्री बहुत बड़ी बना दी, तो वहां पर एक छोटा सा कार बनाने वाला कोई फैक्ट्री होगा, छोटा फैक्ट्री होगा बिल्कुल छोटा, या फिर कोई छोटा छोटा वस्तु बनाता होगा जैसे नट बोल्ट बनाता होगा, तो ये एक छोटी कंपनी हो गई। तो बड़ी कंपनी क्या करती है, छोटी कंपनी को उत्पादन का ऑर्डर देती है। अब क्या करेगी, एक कार बनाने वाली फैक्ट्री दूसरे कंपनी से हाथ मिलाकर शेयर करेगा और बोलेगा कि एक काम करना, ये जो नट बनाने वाला काम छोटा मोटा काम है तुम कर देना। तो ये बोलेगा जी हाँ हम कर देंगे, और इस प्रकार से ये नट बना किसको देगा, ये कार वाले को देगा, क्योंकि नट की जरूरत होती है, नट और बोल्ट की। तो ऐसे में ये नट बोल्ट दूसरे कंपनी ने बनाया, लेकिन ये बेच कौन रहा है, ये इस कंपनी का, चाहे जो भी कंपनी हो, ए हो, इस कंपनी का नाम ए देते हैं, इस कंपनी का नाम बी है। तो नट बोल्ट किसने बनाया, बी वाले कंपनी ने बनाया, और इसको किसको बेच दिया, ए कंपनी को बेच दिया। अब ये नट बोल्ट जो तैयार हुआ इसमें बी कंपनी का नाम नहीं रहेगा,
किसका रहेगा, ए कंपनी का नाम रहेगा। और इसका मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादों की आपूर्ति करता है और फिर अपने ब्रांड के नाम से बेचता है, अपने ब्रांड के नाम से बेचता है। एक उदाहरण देते हैं, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स है, जो उन्होंने क्या किया, पारक फूड को खरीद लिया। अब जो भी वस्तुएं तैयार होगा उसमें पारक फूड नहीं लिखा रहेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, कारगिल फूड रहेगा। और इसको बोलते हैं अपने ब्रांड के नाम से बेचना। तो ये अगला काम करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण करने के लिए। इतना ही नहीं करता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऑर्डर ही नहीं देती बल्कि क्या कर देती है, स्थानीय कंपनी को खरीद भी लेती है। और इसके खरीदने से क्या होता है, उत्पादन का प्रसार हो जाता है। यानी आप किसी नए शहर में जाने के बाद आपको पता नहीं रहता वस्तुएं कहाँ मिलता है, कहाँ पर बिकता है, यहाँ पर सस्ता साधन क्या है, कुशल मजदूर को कैसे लाया सकता है, ये सारी चीजें जानकारी नहीं रहता है। और जब वो स्थानीय कंपनी को खरीद लेता है तो इससे क्या होता है, उसको ये सारी चीजें ये स्थानीय कंपनी बता देता है, जिससे उसका प्रसार जो होता है वह तेजी से होने लगता है। तो ये था बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसमें हमने समझे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन किस प्रकार से करती है, दूसरे देश में जाने के बाद वह उत्पादन पर नियंत्रण कैसे स्थापित करती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उत्पादन का लागत वह कमी करना चाहता है, यानी उत्पादन के लागत में कमी और अधिक लाभ कमाना बहुराष्ट्रीय कंपनी का पहला काम होता है। तो यह था बहुराष्ट्रीय कंपनी के विषय में। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक जो समझना जरूरी है। ये सारी चीजें आप समझ लीजिएगा तो आपको वैश्वीकरण सही तरीके से समझ में आएगा। जो जो चीजें वैश्वीकरण में उपयोगी है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, दूसरा जो शब्द आएगा निवेश आएगा, फिर विदेशी व्यापार आएगा, विदेशी निवेश आएगा, ये चीज समझना जरूरी है। निवेश क्या होता है, निवेश का मतलब परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन, इन सब चीजों को खरीदने के लिए जो मुद्रा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। यानी कि एक बाहर से कोई कंपनी आता है और हमारे देश भारत में फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए उसको क्या चाहिए, पहले जमीन चाहिए, भूमि, उसमें मकान बनाएगा, उसके लिए पैसे चाहिए, भवन, मकान बनाएगा रहने के लिए, उसके बाद मशीन भी चाहिए उसको वहां पर वस्तुएं बनाने के लिए। तो इन सभी चीजों पर जो पैसे इन्वेस्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। आसान शब्दों में निवेश समझ में आ गया। लेकिन जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब आप बोलिएगा कि सर अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे ही देश का रहा तो विदेशी निवेश कैसे कहलाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल आता है, तो हम लोग इतना समझेंगे कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी दूसरे देश का होगा तो ही निवेश क्या, विदेशी निवेश कहलाएगा, याद रखिएगा। तो सिंपल सा है कि जब कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, निवेश करती है, तो वह क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है। अगर कोई रूस की कंपनी है, वह क्या चाहता है, भारत में उत्पादन करना चाहता है, तो उसके लिए वो फैक्ट्री लगाएगा, तो ये फैक्ट्री लगाएगा, उसके लिए निवेश करेगा, और ये निवेश क्या कहलाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। सिंपल शब्दों में आप यह लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अब आइए विदेशी व्यापार को समझते हैं। विदेशी व्यापार, और इसी व्यापार के चलते बाजारों का एकीकरण होता है, यानी कि दुनिया भर का बाजार एक दूसरे से जुड़ जाता है, दुनिया भर का लोग एक दूसरे से जानने लगता है, दुनिया भर की चीजें एक जगह से दूसरी जगह आने लगता है, जाने लगता है, और वैसे उसी को क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। दिखता है विदेशी व्यापार क्या होता है, घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजार से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। कौन, विदेशी व्यापार। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं को घरेलू उत्पाद के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। सामान्य शब्दों में अगर बोला जाए विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार का मतलब होता है घरेलू बाजार को विदेश के बाजार से जोड़ना, विदेशी व्यापार कहलाता है। और जोड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत सारी वस्तुएं आ जाता है। अभी हमारे पास एक वस्तु था, पहले हमारे देश में केवल नोकिया का फोन मिलता था, फिर अन्य कंपनी के फोन मिलने लगे। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोत्साहन नहीं कर रहा। तो अन्य 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 कंपनी के मोबाइल मिलने लगे, तो इससे क्या होगा, विकल्प जो था, विकल्प बढ़ गया, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो ये होता है विदेशी व्यापार के चलते। अब विदेशी व्यापार के होने से क्या होता है, विदेशी व्यापार के होने से बहुत सारी फायदा होते हैं। जैसे
वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। यानी कि न केवल वस्तु एक जगह रहता है, अगर कोई वस्तु भारत में बन रहा है तो वह वस्तु किसी और देश में भी जाएगा, और अगर किसी दूसरे देश में वस्तु बन रहा है, जैसे कि चीन में बहुत सारी सस्ती वस्तुएं बनता है जो हमारे देश में आता है, तो इस प्रकार से हमारे देश की वस्तुएं दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में आता है। तो दूसरे बाजारों की वस्तुओं और हमारे वस्तुओं का क्या होता है, आवागमन होता है। और इस आवागमन से क्या होता है, वस्तुओं का विकल्प बढ़ जाता है। यानी कि हमारे पास एक विकल्प था, अभी बहुत सारा विकल्प हो जाता है। अरे इससे सस्ता तो ये है, इससे सस्ता तो ये है, इससे सस्ता तो ये है, और क्या होता है, इससे बेहतर तो ये है, इससे बेहतर तो ये है। हमारे मन में ख्याल आने लगता है, और इन सभी विकल्पों को देखने के बाद हमको लगता है, ओ इससे बेहतर ये है तो हम ये क्यों खरीदे, चलो ये खरीदते हैं। इससे बेहतर तो ये है, हम ये खरीदते हैं। तो ये विकल्प जो हमारे साथ होता है वह बढ़ जाता है, जिससे हमें वस्तु को खरीदने में सहूलियत होती है। और दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होता है। दो वस्तुओं का मूल्य, यानी कि दो समान वस्तुएं हैं, एक ही तरह की वस्तु ए है और यहाँ पर भी दूसरे बाजार में, इस दोनों की कीमत क्या होती है, समान होती है। ऐसा नहीं कि इसको आप यहाँ पर खरीदे 20 रुपया लग गया और दूसरे जगह खरीदे तो 30 रुपया लग गया, ये नहीं होता है। एक ही वस्तु का जो मूल्य होता है वह बहुत ही ज्यादा समान होता है। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी दूसरे वस्तु से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यानी कि दो वस्तु जो समान है या फिर अलग अलग है, हजारों मील दूर रहे, चाहे कितनों भी दूर रहे, वो दूसरे से क्या कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन कर सकता है। विदेशी व्यापार से ये होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। विभिन्न देशों के बाजारों को क्या करता है, जोड़ता है, और जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, हमने यह भी समझा। अब हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं, जो चैप्टर का नाम है वह है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, आइए इस प्रश्न पर गौर करते हैं। कहता है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। अभी हमने आपको बताया एकीकरण किससे होता है, और वो जो एकीकरण की प्रक्रिया जब बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है और संबंध जब बढ़ने लगता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। पूरा दुनिया आपस में जुड़ने लगता है बहुत ही तेजी से, और जुड़ने के लिए क्या करना होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अगर वैश्वीकरण तेज हो रहा है तो उसका मुख्य श्रेय किसको जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही जाता है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, किसके चलते, वैश्वीकरण के चलते। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो बहुत सारी वस्तुएं आपको एक साथ नहीं देखने को मिलती, बहुत सारे लोग निवेश नहीं करते और प्रौद्योगिकी भी नहीं करते। तो ये था वैश्वीकरण। एक चीज जो किसी के माइंड में सेट हो जाता है कि वैश्वीकरण का मतलब केवल व्यापार, जी नहीं। अगर कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जा रहा है, चाहे वो कोई भी साधन हो, और दूसरे देश की व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है, एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है। न केवल व्यापार खरीद बिक्री करने से ही वैश्वीकरण नहीं होगा, केवल संबंध स्थापित होने से भी क्या हो सकता है, वैश्वीकरण हो सकता है। तो याद रखिएगा, बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है व्यापार ही वैश्वीकरण है, जी नहीं। व्यापार के अलावे भी अगर कोई देश से एक देश से दूसरे देश जाता है, संबंध स्थापित करता है, तो वह प्रक्रिया भी क्या है, वैश्वीकरण ही है। तो अब हमने मुख्य पॉइंट को पढ़ लिया, वैश्वीकरण क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जो पढ़ना जरूरी है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से, यानी वो कौन कौन से कारक है जिसके चलते वैश्वीकरण संभव हुआ, वैश्वीकरण तीव्र हुआ। तो सबसे पहला कारक है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। प्रौद्योगिकी मतलब फैक्ट्री, उद्योग। उद्योग वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। अब देखिए, अगर हम बात करें आज से 50 वर्ष पहले, तो ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाता। लेकिन विगत 50 वर्षों से जो परिवहन जो है और परिवहन प्रौद्योगिकी, यानी कि जो गाड़ी वगैरह बन रहा है, वो बहुत ही ज्यादा उन्नति कर रहा है। और अगर गाड़ी वगैरह ज्यादा भी उन्नति करेगा तो एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सहूलियत हो जाएगी। इससे जो लंबी दूरी है, जैसे कि हम लोग एरोप्लेन से लंबी दूरी को आसानी से कम समय में कर सकती है, और तीव्रतर बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी किसी वस्तु की मांग को पूरा कर सकते हैं, कम लागत पर भी संभव हो सकता है। ये सारा क्यों हुआ, क्योंकि औद्योगिक विकास हुआ, परिवहन जो है परिवहन प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, और इन सब के चलते किसको मदद मिला, वैश्वीकरण को मदद मिला। ये पहला कारण है।
दूसरा जो कारण है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में टेलीफोन, दूरभाषा, इंटरनेट, ये सारी चीजें आता है। और इसके चलते क्या हुआ, विश्व भर जो पूरा दुनिया था एक दूसरे के संपर्क करने लगा। जो वस्तुएं मुझे आज चाहिए, अगर मान के चलिए, कल्पना करके चलिए कि दुनिया में मोबाइल फोन या इंटरनेट नहीं है और आपको कोई वस्तु अमेरिका से मंगाना है, तो क्या होगा, आपको किसी व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को जो अमेरिका जाने वाला है, कि मुझे वह वस्तु चाहिए, तो वो वस्तु को वह खरीद के लाएगा। लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी के चलते आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, और वह वस्तु चाहे अमेरिका में रहे, रूस में रहे, चीन में रहे, जापान में रहे, चाहे किसी भी देश में रहे, वह वस्तु आप तक पहुंच जाएगी। तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी का कमाल। सूचना को तत्काल प्राप्त करने, तत्काल, तुरंत, दूरवर्ती क्षेत्र, बहुत दूर जहां तक पहुंच नहीं सकते, वहां से आप बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। यह किसने संभव बनाया, सूचना प्रौद्योगिकी। और इसी के चलते क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ। अभी आपको बोल चुके हैं, केवल खरीद बिक्री ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से बात करना, संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वह भी वैश्वीकरण है। और यह सब चीज किससे हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी से हुआ। तो इस प्रकार से दूसरा कारक है जो वैश्वीकरण को संभव बना रहा है। अगला जो कारक है उस पर चर्चा करते हैं, विदेशी व्यापार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विदेशी निवेश, इसने क्या किया, हमारे समाज में उदारीकरण ला दिया। और इस उदारीकरण के चलते क्या हुआ, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और तेज हो गई। पहले केवल वार्तालाप होता था, बात होता था, लेकिन अब व्यापार बढ़ने लगा था। और इस व्यापार के बढ़ने से लोगों का आवागमन, लोग एक देश से दूसरे देश ज्यादा जल्दी जल्दी आने लगे, जाने लगे। और इससे हमारा संबंध ज्यादा दृढ़ हो गया, ज्यादा कठोर हो गया, स्ट्रांग हो गया। अगर आप स्वतंत्रता के बाद की बात करें, भारत जब स्वतंत्र हुआ, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। उसके बाद हमारे देश में संविधान बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ढेर सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा था। यानी कि कोई भी विदेश का कंपनी हमारे देश से व्यापार नहीं कर सकता है, हमारे देश में निवेश नहीं कर सकता है। निवेश करने का मतलब हमारे देश में फैक्ट्री नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, इसका कोई कारण नहीं है। इसका एक कारण यह है कि हमारे देश के जो उत्पादक है, यानी कि हमारे देश में जो फैक्ट्री था, हमारे देश में जो फैक्ट्री लगाने वाले थे, वो बहुत ही कमजोर थे। वो बहुत ज्यादा उन्नति नहीं किए थे, क्योंकि अभी अभी उनको स्वतंत्रता मिला था। अभी अभी अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, जिसके चलते हम आगे बढ़ नहीं सकते। और जिन्होंने हमें आजाद किया था वह बहुत आगे हो चुका था, वह विकसित था। और अगर हम दूसरे देश को आने देते तो वही फिर से आ जाते, और उसी का फैक्ट्री हमारे देश में बढ़ता चला जाता। और हमारे देश का जो फैक्ट्री था, हमारे देश के जो उत्पादक थे, हमारे देश के जो फैक्ट्री के मालिक थे, वो कभी बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उसके पास नई नई प्रौद्योगिकी नहीं था, नया नया मशीन नहीं था। और उसके पास जिन्होंने हमें गुलाम करके छोड़ा, उनके पास नए नए मशीन था। वो फिर से आता, फैक्ट्री लगा देता और बढ़ जाता। और इसीलिए उससे बचाने के लिए, उसकी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के लिए हमने क्या कर दिया, हमें ये लगा कि अब विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर थोड़ा सा लगाम लगाओ। और इसीलिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य माना गया और लगा दिया गया। अब ये होता कैसे, कैसे किसी देश को मना किया जाता है। मना करने के लिए हमने क्या किया, व्यापार अवरोधक लगाया। व्यापार अवरोधक लगाया, व्यापार अवरोधक क्या होता है कि व्यापार में अवरोध लगा देना। और व्यापार अवरोधक तब लगता है जब हम क्या करते हैं, व्यापार में टैक्स बढ़ा देते हैं। यानी कह सकते हैं व्यापार अवरोधक को मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं टैक्स ही बढ़ा दिया जाता है। यानी किसी वस्तु को 100 रुपये में इस देश में बढ़ाना है, क्या करो, टैक्स उसका बढ़ा दो। ऐसे में क्या होता है, आयात और निर्यात कर इसको कहते हैं। आयात और निर्यात कर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कोई भी देश हमारे देश में आना ही नहीं चाहता। एक उदाहरण एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि मान के चलिए एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है, और वह क्या चाहता है कि हमारे देश में बेचना चाहता है, और इस वस्तु की कीमत 100 है। अगर भारत में आता है तो ठीक है, हमें 100 में से खरीद लेंगे, 100 रुपये पे कोई भी आदमी इसे, सामान्य आदमी खरीद सकता है। लेकिन अगर हम इस पे कर लगा दे, यानी टैक्स लगा दे, इस पर 50 रुपये का टैक्स लगा दे, बहुत ज्यादा टैक्स हो जाएगा। यानी 100 रुपया इसका कीमत है और 50 रुपया इसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अब अगर ये वस्तु भारत आता है तो इसका कीमत 150 रुपया आ जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा है। अब इसको कोई खरीदेगा ही नहीं, भारत का आदमी खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में ये वस्तु 100 रुपये में पहले से ही मिल रहा है, कोई भारत का फैक्ट्री वाला इसको पहले से ही बना रहा है, तो हम इसमें 150 रुपये क्यों इन्वेस्ट करें। ऐसे में कोई अगर बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो उसकी वस्तु बिकेगी ही नहीं, और इसीलिए लोग हमारे देश में आना नहीं चाहते थे।
यही व्यापार अवरोधक का कार्य है। लेकिन 1950 और 60 का दशक में क्या लगा कि उद्योगों का उदय हो रहा था, उद्योग बढ़ता चला जा रहा था, और इससे लगा कि प्रतिस्पर्धा जो है ना उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। हमारे देश में जो प्रतिस्पर्धा अगर होता उद्योगों को बढ़ने नहीं देता था, और इसीलिए भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक लगाया गया था। लेकिन कुछ चीजें ऐसा था जिसको मना नहीं किया गया था, जैसे कि मशीन वगैरह अगर कोई आयात निर्यात खरीद बिक्री करता है तो उस पर कोई कह सकते हैं अनुमति है, उसको आयात कर सकते हैं, उर्वरक का आयात कर सकते हैं, पेट्रोलियम का आयात कर सकते हैं। ये सारी चीजों पर रोक टोक नहीं था, क्योंकि ये आवश्यक चीजें थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो वैश्वीकरण के क्यों संभव हुआ? जब इतना रोक था तो वैश्वीकरण कैसे हुआ? इस रोक को अब हटाया गया। करीब 1991 की बात है। भारत को लगा कि अब जो अवरोध लगा है ना, अवरोध को हटा दिया जाना चाहिए, और अपने नीतियों में कुछ परिवर्तन किया गया। जो नीति था विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की जो नीति था, उसमें दूरगामी परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया, और जो अवरोध था व्यापार अवरोधक उसको हटा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुओं का आयात निर्यात अब सुगमता से किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय लगा सकता है, कारखाने स्थापित कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। तो इसे इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण की परिभाषा आप याद रखिएगा, सरकार द्वारा, यहाँ पर इसको आप याद रख सकते हैं, इस वाले को ब्रैकेट में कर देते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण के नाम से जानते हैं, या उदारीकरण कहा जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि आयात निर्यात करना चाहते हैं, कि वो क्या आयात निर्यात करना चाहते हैं। कोई पाबंदी नहीं लगी, कुछ भी आयात निर्यात आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम पर ही आयात किया जा सकता है, और भी क्या चीजें बता चुके थे। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करता है, कम ध्यान देता है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उदार कहा जाता है, अधिक उदार कहा जाता है। तो हमने पढ़ लिया वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से थे, उदारीकरण क्या है, और व्यापार अवरोधक क्या है। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, और वह है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, इसको हम लोग WTO कहते हैं। W का मतलब होता है वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई। क्यों किया गया इसका स्थापना? इसका स्थापना किया गया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए। यानी कि जो विश्व स्तर पर व्यापार हो रहा है ना, व्यापार की बात कर रहे हैं, खरीद बिक्री आयात निर्यात, इसको ज्यादा उदार बनाने के लिए, यानी कि इस पर किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला करने के लिए क्या किया गया था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ये एक विकसित देशों की पहल थी, विकासशील देशों नहीं। दो तरह का देश होता है विश्व में, एक होता है विकसित देश और दूसरा होता है विकासशील देश। तो विकसित देशों की पहल थी, और इन्होंने ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। अगर इसमें कोई नियम बनाना है विश्व व्यापार संगठन में, तो वह विकसित देश वाले ही नियम बनाते हैं, और नियमों का पालन भी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नियम बनाते हैं, नियमों का पालन भी कराते हैं। अगर जुलाई 2016 के आंकड़ों का बात करें, तो वर्तमान में विश्व के लगभग 165 देश है जो विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ है, या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, और वह इन नियमों को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो यह था विश्व व्यापार संगठन के विषय में। लेकिन विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विपक्ष किया। विकसित देशों ने क्या किया? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की, और इन्होंने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश कर दिया। और एक तरफ से आप समझ सकते हैं विकासशील देशों के लिए ये एक हानिकारक हो गया। कुछ ऐसे विकासशील देश थे जो अभी तरक्की नहीं कर पाए थे, उनके पास नई नई प्रौद्योगिकी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उन विकासशील देशों को विवश कर दिया व्यापार संगठनों ने। क्या चीज करने के लिए? व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए। तो इन सब चीजों से विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ा, और भारत भी एक विकासशील देश था। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि भारत में वैश्वीकरण क्या क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए, वैश्वीकरण
और उत्पादकों यानी कि स्थानीय एवं विदेशी, चाहे जो भी उत्पादक हो, स्थानीय उत्पादक हो या विदेशी उत्पादक हो, दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा हुआ, इससे क्या हुआ, शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग को लाभ हो गया और गरीब वर्ग को लाभ नहीं हुआ। तो ये पहला प्रभाव पड़ा था। दूसरा, उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा, यानी जो उत्पादन करने वाले हैं वो धनी होते चले गए, उसका उत्पादन तेजी होता चला गया, वह और ज्यादा अमीर होता चला गया, उसके उत्पादन में वृद्धि होता चला गया। लेकिन श्रमिकों के साथ ऐसा नहीं हुआ, श्रमिकों का जीवन जैसा था वैसा ही रह गया, यानी श्रमिकों पर और उत्पादकों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां, यानी कि जो बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां थी, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई, यानी कि प्रतिस्पर्धा होने से उसको ज्यादा लाभ हुआ, और जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो डूब गई। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्यापार अवरोध के चलते कोई भी बाहरी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब वैश्वीकरण हुआ तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी मतलब नई नई फैक्ट्री लाया, नया नया तकनीक लाया, नया नया मशीन लाया। और उस चीज को किसने खरीदा, जो भारत के बड़े बड़े कंपनी थे, शीर्ष कंपनियां थे, उन्होंने खरीदा। और जब उन्होंने खरीदा तो उसके पास नया मशीन आ गया, नया मशीन आ गया तो उत्पादन भी तेजी से होने लगा, और इन सब चीज से क्या हुआ, वह ऊंचा उठता चला गया। तो कुछ को फायदा हुआ, कुछ को क्या हुआ, लाभ होता चला गया, मतलब हानि होता चला गया, माफ कीजिए। और क्या हुआ, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी बना दिया, यानी कि भारत का जो बड़ी कंपनी था उसको क्या बना दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी बना दिया। यानी कि अब वे भी किसी दूसरे देश में जाकर के क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स, ये मोटर गाड़ियां बनाती है, इन्फोसिस आईटी कंपनी है, रेनबॉक्स दवाइयां बनाती है, एशियन पेंट्स, पेंट मतलब कलर बनाती है, सुंदरम फसनर्स नट और बोल्ट बनाती है। कुछ ऐसी ही भारतीय कंपनियां जो कौन क्या बन गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदत्त कंपनियां, यानी कि वैसे कंपनियां जो सेवा प्रदान करते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। और तृतीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और इसी की बात की जा रही है। अगर आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आप अर्थशास्त्र के दूसरा अध्याय नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सेवा प्रदत्त कंपनियां, जिसमें से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, उसको नया अवसर दिया, और इन अवसर के कारण उसमें नए नए काम मिले, अवसरों का सृजन किया गया, और इससे वह बदलता चला गया, बढ़ता चला गया। जैसे कि एक उदाहरण है, लंदन स्थित एक कंपनी है पत्रिका। तो लंदन में जो पत्रिका छपती है, जो प्रकाशन होता है, अब कॉल सेंटर, जो उसका पत्रिका का जो कॉल सेंटर है, आप यहाँ से बात करके उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक उदाहरण है, जो कॉल सेंटर है लंदन में स्थित है, और आप यहाँ से उससे बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके उदाहरण है। वैश्वीकरण का प्रभाव तो दिखा हमारे भारतीय क्षेत्र पर, लेकिन इससे बहुत सारे क्षेत्रकों को हानि हुआ। जैसे छोटे उत्पादक जो है, जो छोटा उत्पादक था, वह उसके पास एक प्रतिस्पर्धा आ गया, करो या नष्ट हो जाओ, यानी कि या तो तुम आगे बढ़ो या तो नष्ट हो जाओ। जैसे कि बैटरी बनाने वाली कंपनी, संधारित्र, संधारित्र मतलब होता है, सिर्फ तरह होगा, संधारित्र मतलब रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो कि डायोड में, डायोड जिसको कह सकते हैं। प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादक, ये सारा चीज जो उद्योग है, या इसके पास एक ही ऑप्शन था, या तो प्रतिस्पर्धा करो या फिर बर्बाद हो जाओ, नष्ट हो जाओ। इसमें से कुछ कंपनियां नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि नई नई कंपनियां आ गया, नए नए खिलौने बनाने लगे, नए नए बैटरी बनाने लगे, नए नए संधारित्र बनाने लगे, नए नए टायरें बनाने लगे। तो इसके पास ऑप्शन नहीं था कुछ करने के लिए, और ऐसे में लोगों को नई चीजें पसंद आने लगा, और ये धीरे धीरे डूबता चला गया। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, यानी कि अब जो रोजगार था वो अनिश्चित हो गया। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। श्रमिकों के जीवन, यानी कि जो मजदूरी करते हैं। बढ़ती स्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता, यानी कि इस प्रतिस्पर्धा के चलते जो नौकरी देते हैं, नियोक्ता मतलब देने वाला, श्रमिकों के रोजगार में लचीलापन पसंद करते थे। लचीलापन पसंद मतलब श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित नहीं है, जब जरूरत पड़ा रोजगार के लिए बुला लिया,
जब जरूरत नहीं पड़ा हटा दिया। देखिए कभी कभी होता है ना, जैसे खिलौना बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं, तो भारत में जब त्योहारों का मौसम आता है तो खिलौना का मांग बढ़ जाता है, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, अन्य बहुत सारे त्योहार है। तो इस तरह के त्योहार में भारत में खिलौने की मांग बढ़ जाती है, तो तभी मजदूर की भी मांग बढ़ गई, तो उन्होंने मजदूर को लगा लिया। और फिर जब खिलौना का मांग जो है घट गया, तो उन्होंने मजदूर को क्या कर दिया, हटा दिया। तो यह सुनिश्चित नहीं है, जब उसको जरूरत पड़ेगा लगा लेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगा हटा देगा। तो इस प्रकार से श्रमिकों को क्या हुआ, हानि हुआ, और जो छोटे उत्पादक थे यानी छोटे छोटे फैक्ट्री थे उसको हानि हुआ। तो ये दो क्षेत्र थे जिसको बहुत ही ज्यादा हानि हुआ, दो ऐसे लोग थे। तो अब न्याय संगत वैश्वीकरण कैसे हो जाए, क्योंकि ये न्याय तो नहीं है, किसी के साथ फायदा हो रहा है, किसी के साथ कह सकते हैं घाटा हो रहा है, यानी किसी को लाभ हो रहा है, किसी को हानि हो रहा है, और ये न्याय संगत वैश्वीकरण नहीं है। और न्याय संगत वैश्वीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा, हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी को फायदा नहीं पहुंचाया, किसी को फायदा पहुंचाया तो किसी को नुकसान। जो शिक्षित थे, जो कुशल थे, जो संपन्न लोग थे, वैश्वीकरण से उसको लाभ हुआ, और दूसरी दूसरी तरफ अनेक लोग ऐसे थे जो लाभ का हिस्सा नहीं मिल पाए या फिर उनको लाभ नहीं हो पाया। तो क्या किया जाए ऐसा जो सबको लाभ हो जाए। तो यहाँ पर वही प्रश्न है कि वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम, सरकार इसे संभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। केवल सरकार ही वह व्यक्ति है जो कर सकता है। इसके लिए सरकार क्या करे, केवल धनी और लाभप्रद लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों का हित का संरक्षण करना चाहिए। सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिकों का उचित कानून हो, यानी कि श्रमिक जो है काम करने वाले हैं उसको कभी भी हटा दिया जाता है तो ये सारा चीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। तो इसको कौन बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। दूसरा, कार्यान्वयन हो कि श्रमिकों को अपना अधिकार मिले, यानी ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें श्रमिकों को क्या मिल सके, अधिकार मिल सके, और ये कौन कर सकते हैं, सरकार कर सकते हैं। तो सरकार जो है वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत बना सकता है। जो छोटे उत्पादक है उसके कार्य निष्पादन में सुधार, यानी कि जब तक उसको नया प्रौद्योगिकी अच्छे से वो काम नहीं कर सकता है तब तक प्रतिस्पर्धा के लिए जब तक सक्षम नहीं हो जाए तब तक इसको सुधार किया जा सके। उसको समय समय पर मदद देना चाहिए छोटे उद्योग जो है, ताकि वह प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम हो सके और जो बड़ी उत्पादन कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उससे प्रतिस्पर्धा कर सके। क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाएगा तो इसमें काम करने वाले मजदूर, इसमें काम करने वाले लोग को बेरोजगारी हो जाएगी, ये सारी चीजें समस्या आ सकती है। न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकता है। देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या कर रहा है, बार बार विकासशील देशों को बहुत सारे ऐसे कानून नियम है या फिर बहुत सारे ऐसे व्यापार की चीजें हैं जिसके लिए विवश करता है। तो इसके लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकता है। व्यापार और निवेश के अवरोधकों का भी उपयोग कर सकता है भारत, अगर जरूरत पड़े तो व्यापार और निवेश में अवरोध लगा दे ताकि छोटी कंपनियां बढ़ सके। जनता भी क्या कर सकता है, वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब जरूरत पड़े तो जनता आंदोलन कर सकता है और इस आंदोलन के चलते वैश्वीकरण को संभव बनाया जा सकता है। तो यह था वह कारण जिससे वैश्वीकरण से जिसको लाभ नहीं हुआ उसको लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जा सके और वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सके।